तो बताइएगा कि सैलाब की सिचुएशन कैसी है इस वक्त पाकिस्तान में, और क्या क्या आपने देखा और कहाँ कहाँ आप एक्टिव थे और अभी क्या सूरत हाल है। तो अगर इस तरह के काम है आपके तो लैपटॉप टच में देखें, अदरवाइज नॉन टच में। सारे पैसे जितने भी पैसे हैं वो जनरेशन के ऊपर लगाएं। तो हाँ, अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे देखा जाए तो मैं प्रेफर करूंगा बंदा शशके के लिए मैं तो ये कहूँगा कि सरफेस में जाने के बजाय आप HP में चले जाएं। सही। कोर को हम सिंपल कर लेते हैं कि मिनिमम कोर i5 में रहे। i5 ये तो निकल गई। सेंसर हैं, ये है, इसको 5th जनरेशन से स्टार्ट हो रहा होता है। नहीं, बस उन पुराने में भी आते हैं, 3rd 4th जनरेशन में भी टच आता है, इवन कि क्रोम बुक्स में भी आता है टच। तो वो लोग फिर जारी बात है जिन्होंने 5-6 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या लाख रुपया भी इवन के करना है, पहले पेमेंट करनी है, तो उनको फेस चाहिए जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। बिल्कुल, इतने लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मैं जिस तरह फॉर एग्जांपल एक लेमैन बन के कस्टमर बन के दुकान पे जाऊँ और मेरी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो मशीन देखते हैं कौन सी खूबसूरत है। फिर वो 70 से 75 हज़ार के रेंज में वो ऐसा लैपटॉप भी दिखाया जिसमें टच स्क्रीन भी होती है। तो अगर आप बेरोजगारी से बचना चाहते हैं तो आए, इस चीज़ों को सीखें, इन टेक्निकलिटीज पे आए। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई-कॉमर्स पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ बहुत ही अजीम गेस्ट हैं हमारे, जिनका ई-कॉमर्स वीडियो से, सोशल कॉमर्स से बहुत अच्छा नाता है। रिसेंटली बहुत सारी चीजें उन्होंने की। आज इन्हीं की जुबानी हम पूछते हैं। मास्टर फ़हीम साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक। फ़हीम भाई, मैं थोड़ा सा ई कॉमर्स की जर्नी पे आपके तो जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अभी हम कुछ जो हालिया सैलाब की चीजें आई हैं, आपकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हुई और नो डाउट से बहुत एक इमोशन से भरी हुई थी, हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम ई कॉमर्स की जर्नी की तरफ आते हैं, सोशल कॉमर्स की जर्नी की तरफ आते हैं, आपके कारोबार की तरफ आते हैं। तो बताइएगा कि सैलाब की सिचुएशन कैसी है इस वक्त पाकिस्तान में, और क्या क्या आपने देखा और कहाँ कहाँ आप एक्टिव थे और अभी क्या सूरत हाल है। हैदराबाद मैं अलीपुर में काम किया है मैंने सारा। मैं गया था 2 दिन के लिए। ये अलीपुर किस साइड पे था? अलीपुर मुजफ्फरगढ़ की तहसील है। मुजफ्फरगढ़ से आपको कोई 2 घंटे का ड्राइव है। तो मारूफ जगह है वैसे, वहाँ पे ट्रेडिशनल काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये कह लें कि इस हालात में बेचारी का पुराने हाल कोई नहीं इतना खास बना कोई। सही। तो 2 दिन के लिए गया था मैं वहाँ पे, लेकिन जो सिचुएशन देखी, हालात देखे, तो फिर 2 हफ्ते लग गए वहाँ पे, क्योंकि आप उन लोगों को, आवाम को हालत में छोड़ के आना मुमकिन नहीं था वापस। सही। तो फ़हीम भाई, मैंने देखा एक वीडियो में आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे और वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। उसके अंदर आप बता रहे थे कि किस तरह लोगों की इस वक्त इतनी बुरी हालत है कि जानवरों से भी बदतर, और लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए भाग रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, आपकी गाड़ी के पीछे भी भागे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या वो माजरा था, क्या मामला है, और अब कुछ सेटल हुए हैं लोग वहाँ पे, गवर्नमेंट आई है या नहीं आई है? भाई उसमें सिचुएशन ये थी कि लोगों में, खैर अगर रूट कॉज की हम बात करें उस चीज़ की, पहले मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। वो सिचुएशन ये थी, जो उस वीडियो का मुहर्रक जो था एक्चुअल में, कि सुल्तानपुर इलाका है, मौजा सुल्तानपुर उसको कहते हैं, अलीपुर से कोई 20 किलोमीटर की ड्राइव है। तो काफ़ी ख़राब रास्ते हैं, बहुत मुश्किल से बंदा वहाँ पे पहुँचता है। तो यही वजह है कि जो ज़्यादा दूर जो ख़राब रास्ते हैं वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं। तो हम वहाँ पर जाने वाले पहले थे उस दिन, जिस दिन हम गए हैं। तो जब गए हैं तो वहाँ पर लोग जो हैं वो, आप ये कह लें कि हमलावर हम उसको खैर नहीं कह सकते, लेकिन छीन रहे थे, नोच रहे थे, पढ़ रहे थे, इस तरह से चीज़ें, मतलब उनको काबू करना। हमारी 4 गाड़ियाँ थी और वो लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। हमने जो चीज़ें थी, थोड़ा बहुत राशन सामान चीज़ें, हमने उनको हम 400 बंदे के हिसाब से सामान लेके गए थे, राशन वगैरह और ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पर तो हज़ारों लोग थे और वो खींचा था नहीं। हम खैर वहाँ से हमने गाड़ियाँ जब निकाली हैं, जो सामान था हमने उनको दे के, तो उसके बावजूद भी इस उम्मीद में कि शायद इनकी अपनी गाड़ी में से हमें कुछ मिल जाए, तो सैकड़ों लोग हमारे पीछे भागते आ रहे हैं। अब मेरा जो आउटबर्स्ट हुआ वो सिर्फ रीज़न ये थी कि मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, इंसर्शन अगर आपने इसमें ऐड करनी हो उसके लिए। हमारे पास कुछ रक्षे थे, क्योंकि रास्ते डाले की जगह बहुत कम थी, डाला था साथ में। लोग भागते भागते चलती गाड़ियों के साथ झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, और फिर वहां से कोई और पीछे उस पकड़ के उसको ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो गिर रहा है, चलती गाड़ियों से गिर रहे हैं, छिले जा रहे हैं। खेतों में 2-3 लोग गिरे, बाइकें 2-3 आपस में टकराई, किसी का सर फट गया। तो वो सिचुएशन इतनी बुरी थी, मेरे लिए ज़्यादा वो इमोशनल में इसलिए हुआ कि यार है कि हमारे पास राशन ही है ना, राशन है और खाना है। राशन क्या 5-7 हज़ार का राशन का बैग आ जाता है, और खाना एक वक्त का क्या उसकी वैल्यू, हम तो कभी उसको काउंट भी नहीं करते। लेकिन उस एक वक्त के खाने के लिए लोग कम से कम भी 5 से 7 किलोमीटर तक लोग हमारे पीछे भागे, और कुछ पैदल भाग रहे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। 7 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम सुल्तानपुर के उस कॉर्नर से हमने सुल्तानपुर क्रॉस करके आगे जाना था, तो आगे पानी था, हमें रास्ता नहीं मिला। वहाँ से शुरू हुए और हम सुल्तानपुर के बाद वहाँ पे वो मरूफ स्कूल है, इकरा स्कूल, वहाँ तक, यानी कि वो पूरा एरिया वहाँ के निकाल के बाहर आके दूसरे गाँव के हदूद जहाँ पर बनती है वहाँ पे शुरू होने तक, वहाँ तक लोग हमारे पीछे आए। तो वहाँ पर आगे भी जो थोड़ा बहुत था वो उनको दिया, और वो सारा आउटपोस्ट भी वहीं पर था कि यार लोगों की सिचुएशन क्या बनी हुई है। सही। तो अभी क्या हालात है वहाँ पे? क्या वहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदे वगैरह पहुंचे होंगे? कुछ आप बता भी रहे थे कि आपके साथ आए, लेकिन आगे तक वो नहीं जा पाए, तो क्या सूरत हाल है? हाल में वहाँ की सिचुएशन ये है कि मैं बहुत सारी वीडियोस भी इस चीज़ के ऊपर बनाई, और मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत बार कह चुका हूँ कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में तो वहाँ पर आप सोने के सिक्कों की बारिश भी करेंगे तो वो काफ़ी है। ऑर्गेनाइज वे में करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि अनऑर्गेनाइज वे में अनसर्टनिटी है आवाम में। मैं जो आपको बता रहा था कि रूट काज की लोग इस तरह से पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न ये थी कि जिसके पास 10 दिन से कोई नहीं आया, अगर आज उसके पास कोई आ गया और उसने घर में राशन के 2-4-5 बैग भी खींच के रख लिए हैं, तो वो फिर भी बाहर निकल के छीनेगा।
क्योंकि उसको अनसर्टनिटी है कि पता नहीं अब ये लोग आए हैं, बाद में कोई आएगा कि नहीं आएगा, मेरे बच्चों को कुछ खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सर्टेनिटी सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको डाटा लेके डाटा ड्रिवन एक सिस्टम बनाया जाए और उसके हिसाब से उसको डील किया जाए। लेकिन फ़हीम भाई तबाही इतनी ज़्यादा आई थी, और इस दफ़ा तो अल्लाह माफ़ करे, मेरे ख्याल से तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब था ये। Exactly. इतनी सख्त किस्म की तबाही थी, तो उस सब सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या इस तरह से प्लान कर सकती है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, एनजीओज क्या इसमें किरदार अदा? हैदर भाई, इसके हवाले से बड़ा सिंपल सा एक चीज़ है कि हम भी वहाँ पर गए, हमने काम किया माशाल्लाह से, बहुत सारी तंजीमों से भी हमने ज़्यादा काम कर लिया, हमारे पास टीम्स इतनी सारी आ गई थी, लोग इतने सारे आ गए थे, लेकिन वो भी आटे में नमक के बराबर है। मैंने सिर्फ अपने हाथ से जो रोल आउट किए चीज़ें, 1.25 करोड़ से ज़्यादा का सामान मैं अपने हाथ से रोल आउट करके आया हूँ। तबाही इतनी ज़्यादा, क्योंकि 80% तहसील है ना, और वहाँ का 9 लाख के समथिंग राउंड बोर्ड तो वोट रजिस्टर्ड है, और 9 लाख को अगर आप 80% करते हैं, और ये वोट रजिस्टर्ड वोट की बात कर रहा हूँ, अभी उनके बच्चे उसमें काउंट नहीं है, 2-2 4-4 अगर बच्चे हैं उनके, तो आपको 35-40 लाख की आबादी का 80% आप देखें कितनी आबादी है। अगर मिनिमम मुख्तात अंदाजा भी बिल्कुल भी कम लगाएं तो 20 लाख बंदा तो मिनिमम अफेक्टेड है वहाँ से। और हम वहाँ पर छोटी एजेंसियां, तंजीमें, एज एन इंडिविजुअल कितने लोगों को फीड कर, 5 लाख बंदों को फीड नहीं कर सकते आप तो, 5 लाख बंदों का मदावा नहीं कर सकते, कहाँ 20-25 लाख बंदा। तो वहां पर हो सकता है उनका मदावा, लेकिन उसके लिए यह है कि मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई, फिर लोगों ने कहा यार आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, इतना आप नहीं बोले इस पे। पूरी दुनिया में एक क्लस्टर अप्रोच चलती है, डिजास्टर, जो भी डिजास्टर होते हैं उनको मैनेज करने के लिए एक इंसिडेंट कमांड सेंटर बना करता है, 1 यूनिट होता है, फिर उसके नीचे बहुत सारी माइक्रो यूनिट्स बनती हैं, क्लस्टर अप्रोच बनती है, जो वहाँ का डाटा ड्रिवन, मैंने जो आपको बताया ना पहले कि नादरा से डाटा लेंगे वो लोग, उनको पता होगा कि इतने लोग इफेक्टेड हैं, और हर एरिया के हिसाब से टीम्स बनती हैं, उनके साथ सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, उनके साथ इंतजामिया के लोग होते हैं, साथ वॉलंटियर्स होते हैं, मुकामी लोग होते हैं गाइड करने के लिए। वो टीम्स अगर जाएं और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम शुरू करें तो हो सकता है, लेकिन ये हो नहीं रहा। तो वहाँ पर ये रहा है कि वहाँ पर हमारा एक बड़ा शहजादा भाई, अल्लाह पाक उसको जज़ा दें, उसामा नज़र की बात कर रहा हूँ, उसामा भाई ने आवाज़ उठाई सीतपुर के लिए। अगले दिन मरीम औरंगजेब और राना सिकंदर और बहुत सारे मिनिस्टर्स और आवाम पहुंची, सीतपुर की तरफ भाग पड़ी। हम भी पहले दिन सीतपुर में गए थे कि जी सीतपुर की शोर हो गया है। मैं वहाँ पे गया तो मैंने सुल्तानपुर की आवाज़ उठाई, तो अगले दिन 15 ट्रक पहुंचे हुए थे सुल्तानपुर में, सरकारी राशन के 4 ट्रक पहुंचे हुए थे, मरीम औरंगजेब भी और तलाल चौधरी, पता नहीं कौन कौन, गवर्नमेंट भी पहुंच गई। तो ये इसमें कहा जाता है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जी जी इनका भी एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है कि ठीक है, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो आके एटलीस्ट वहाँ की आवाज़ बन जाए, ताकि आप इस किस्म के जो इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, हुकूमती इदारे हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच सके, ताकि उनको वो रास्ता मिल सके। तो ये भी एक हमारी ड्यूटी जो है एग्जैक्टली ये, क्योंकि हमने ये किया है, हमने जो यहाँ पे किया है सिर्फ मेरी चीज़ करने से, मेरे पास क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर दोस्त हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत सारे ज़्यादातर दोस्त। तो वकार को आप जानते होंगे, वकार बिंडर मारूफ नाम है, वो, फिर नासर टिल्लू हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आ गए, और फिर मियां रहमान लड़का बहुत अच्छा काम करता है, वो आ गया। ये सारे इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी अपनी अपनी टीम है, पूरी 10-20 बंदे की टीम लेके आए, पूरा सेटअप लगा लिया उन्होंने वहाँ पर आके। अफान भाई ने मेरी वीडियो लगाई, नासर भाई ने वीडियो लगाई, करोड़ों लोगों ने मजीद देखा। तो फिर उससे जो लोग ड्राइव हुए और आए वहाँ पर, मेरे पास हर दिन जो मेरी कैपेसिटी थी, मैं 4-5 टीम जो है वो खुद मैनेज कर रहा था, 4-5 टीम से बना दिया है कि कोई बंदा ट्रक भर के लेके आ रहा है मेरे पास, मैंने आगे उसको एरिया मार्क करना है, बंदे देने हैं, उसको वहाँ पे भिजवाना है। और जो उनको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, मैं लोगों को आगे रेफर कर रहा था, उसामा भाई हैं वहाँ के मुकामी लोग थे, उनको भिजवाता जा रहा था, वो तो काउंट में ही नहीं है कि यार ये नंबर लेने, इनसे रब्ता कर लें, हमसे मजीद मैनेज नहीं होगा। तो इतनी मतलब इंपॉर्टेंट है इन्फ्लुएंसर्स की आवाज़ वहाँ पे। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो चीज़ें अब अल्लाह ताला हम लोगों पे एक तो रहम फरमाए, क्योंकि ये आने वाले दौर के साथ चीज़ें बढ़ेंगी, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है और जिस तरह से पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए अब हमें आगे डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत काम करना पड़ेगा। और इस किस्म की जो चीज़ें रज़ाकाराना तौर पे पहले से अगर रजिस्टर हो जाए और डाटा के ऊपर काम करते हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, तो मेरा ख्याल है एटलीस्ट वहाँ ये जो अनसर्टेनिटी की आपने बात की वो खत्म हो सकती है। तो हमारी दुआएं, अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत अजर दे। आपने जाके वहाँ ऑन ग्राउंड काम किया, वापस आए, आपकी तबीयत खराब होगी, जिस तरह से भी आसान काम नहीं था सर, हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ वीडियोज ही देख रहे थे, लेकिन जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड है और आगे गया, और नुकसान आपका गाड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और हम लोगों को भी हिम्मत दे कि हम अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट, और नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 1000 रुपया भी अगर कोई किसी को दे देता है तो वो डायरेक्टली पहुंच जाता है। आते हैं सर अपने टॉपिक की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ। तो बताएं सर जिंदगी में कैसे कारोबार की तरफ आप आए, क्या इस काम कर रहे हैं, सोशल कॉमर्स कैसे कर रहे हैं, ई कॉमर्स कैसे कर रहे हैं, बिजनेस में क्या जो है हो रहा है? काम मेरा अभी प्राइमरली, पहले मैंने बहुत सारे पंगे लिए हुए थे, लेकिन आस्ता आस्ता वो फोकस और विजन में से मैंने फोकस को ज़्यादा चूज़ किया है, और उसी के अंदर अपनी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अभी हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे ही हैं, लैपटॉप्स में डील कर रहे हैं, हाई प्रोडक्ट है हमारी, और उसमें हम रिटेल, ई कॉमर्स, सोशल कॉमर्स सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कहाँ से आता है? दुकान से आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है? ऑनलाइन रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि एक्चुअल में मेरी ऑडियंस चूँकि पूरे पाकिस्तान में से है, और हमारा जो सेल्स का कम से कम भी 70 to 80% जो है वो मेरे फेस से आता है। ओके, तो वो भी चीज़ भी ऐसी है, क्योंकि डेफिनेटली लैपटॉप है तो वो बंदा ना
हाई टिकट प्रोडक्ट ट्रस्टेड बंदे से ही लेना चाहता है, फिर ये ज्यादातर है- धोखे ही होते हैं और चीजें नहीं सही बंदा वो कर पाता है। फिर ये है कि हमारी एक तो हाई टिकट प्रोडक्ट है, दूसरा फिर उसमें सीओडी हम ऑफर नहीं करते। अच्छा, प्रीपेमेंट 100% प्रीपेमेंट है। ठीक है, मेक सेंस। तो प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा ऐसे ही है। हमारे पास हम कैटेगरी सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी में डील करते हैं। मिनिमम 6 मिशन हमारे पास होती है जो 40 के ऑनबोर्ड स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम आप कह रहे हैं कि 40,000 से स्टार्ट हो रहा है, 40 स्टार्ट हो रहे हैं, 6 i6 से हम कह रहे हैं, कोर i5 Core i5 6th जनरेशन। हाँ जी, तो वो मिनिमम है हमारे पास। तो उससे ऊपर फिर हमारे पास 4-5 लाख की 6 लाख की मशीन भी होती हैं। गेमिंग में भी डील करते हैं, मैथ्स में भी डील करते हैं। तो वो लोग फिर जारी बात है जिन्होंने 5-6 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या लाख रुपया भी बन के करना है, पहले पेमेंट करनी है, तो उनको फेस चाहिए जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से फिर तो प्रोडक्ट आप सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हैं, और दुकान आपकी कहाँ पे है, और अगर किसी ने आपसे रब्ता करना है तो वो कैसे कर सकता है अपनी अगर मर्जी की कोई चीज उसने बनवानी? यूके यूएसए का हमारा सामान होता जाता है, दुबई में पार्क होता है, वहां से शिपमेंट आती है हमारी। सही। बायर शिपमेंट में हम सिर्फ जा रहे होते हैं। यूजुअली लाट में भी लोग जाते हैं, लेकिन हमारा लाट का सिलसिला नहीं, क्योंकि हम मिक्स सामान में डील नहीं करते। सही। स्पेसिफिक यूनिट होते हैं, स्पेसिफिक सीरीज होती सुथरा है। काम करते हाँ, हैं। बस प्रीमियम सी हमने, इसी वजह से हम फीस सेंटर में हाल रोड पे बैठे नहीं है मार्केट अच्छा, में। सही। हमारी आउटलेट जो है वो सदीक ट्रेड सेंटर में लड़के ही मेरे होते हैं, ज्यादातर मैनेजर होते हैं, बाकी लड़के होते हैं, तो वो डील कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो मार्केट का सिलसिला है, मैं कुछ हफ्ते में एक आध पोस्ट शेयर कर देता हूँ कभी कभार, अगर वो हो दिल। अदरवाइज वो लोग वैसे जानते हैं हमारे ब्रांड नेम को, मेरी वजह से जानते हैं। तो हमारे पेजेस से, कंटेंट की बेस के ऊपर, कुछ एड्स से भी हमारा काम होता है। एड्स अभी आजकल हमने बंद की हुई हैं, ज्यादा हम फोकस करते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट के ऊपर, तो उससे हमें लीड्स आती हैं। अच्छा, फेम में स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को ही लैपटॉप चाहिए होता है, जी। बट मैंने बहुत दफा देखे लोग हमसे भी पूछ होते हैं, यार हमें अपने बच्चे को, मैंने अपने भांजे को, मैंने अपने रिश्तेदार को एक लैपटॉप लेके देना है, उसकी जरूरत है, तो कौन सा लैपटॉप लेके देना चाहिए, क्या क्वालिटीज हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अगर गाइड कर दें कि एक बिगिनर को किस किस्म का लैपटॉप एटलीस्ट उसके लिए सही है कि वो काम अपना कर सकता है, असाइनमेंट्स बना सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है। अच्छा हैदर भाई, इसमें यह है कि हम जो जाने जाते हैं वो कंसल्टेटिव सेलिंग के हवाले से जाने जाते हैं। जो हमारे पास जो लड़के हैं वो सारी, मैं चूंकि फ्रीलांसिंग से इधर आया हूँ, हमारा काम रहा है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, ये चीज़ें हम करते रहे हैं, करवाते रहे हैं, सिखाते रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो लड़के हैं वो मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे ही प्रोग्राम्स में से एनरोल रहे हैं जो, तो वो सारे टेक्निकल चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली समझते हैं। तो हमारे पास जो बंदा भी रब्ता करता है, हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका काम क्या है, वर्कलोड क्या है। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आखिरी ऑप्शन होता है कि आप लास्ट पे बजट बताएं, उस बजट के अंदर रहते हुए जो ऑप्शन बनते हैं वो हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। मिनिमम जो हम रिकमेंड कर रहे लोगों के पास जाओ तो वो उल्टा सवाल करते हैं कि बजट क्या है। हाँ नहीं, हमारा बजट बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है। हमारी पहली चीज होती है कि यार आपने जिस काम के लिए लेनी है, देखें बड़ा सिंपल सा होता है कि अगर आपका काम चल रहा है तो 50,000 वाला लैपटॉप भी काफी है, काम नहीं चल रहा है तो 5 लाख वाला भी ना काफी, तो फिर बजट वाला तो चीज ही नहीं है ना, क्योंकि आपका यूजेज मैटर करेगा। सही। तो इसमें हम जो रिकमेंड कर रहे होते हैं, मैं खुद जो रिकमेंड करता हूँ लोगों को, मिनिमम 8th जनरेशन में जाए, मिनिमम 8th जनरेशन में। इससे Core i5 में चले जाए, Core i5 भी मोर देन एनफ है, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए Core i5 मोर देन एनफ होती है। और Core i5 में 8th जनरेशन में क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है उसमें आपको, और Windows 11 सपोर्टेड होती है। Windows 10 की वैसे भी 1 अक्टूबर से अपडेट्स बंद हो रही हैं, तो और 8th जनरेशन से नीचे Windows 10 ही सिर्फ आती है, Windows 11 ऑफिशियली आती नहीं है, सपोर्ट नहीं करता वो उसको। तो मिनिमम 8th जनरेशन में जाएं 2017-2018 के मॉडल में, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा? वर्कस्टेशन, उसमें भी हम ये कहते हैं कि हेक्सा कोर प्रोसेसर में जाएं। हेक्सा कोर प्रोसेसर भी 8th जनरेशन में आता है, लेकिन वर्कस्टेशन। और कितने बजट में मिल जाता है? लाख के ऑनबोर्ड बहुत अच्छी मशीन बन जाती है आपको, मतलब इंटरमीडिएट लेवल के सारे काम, इवन के अच्छे वीडियो एडिटिंग भी आपकी बड़े सुकून से हो जाएगी। सर मैक और विंडोज, इनको कंपैरिजन में आपको किसको रेट करते हैं, किसको आप प्रेफर करेंगे लेना चाहिए? जरूरत पर डिपेंड करता है। वीडियो एडिटिंग है, क्योंकि आप आजकल तो वीडियो एडिटिंग में ये है ना, देखिए पाकिस्तान का यूजेज बहुत अलग किस्म का है, लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अपना को अलाउ नहीं करेगी ऐसे ही। तो हाँ, अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे देखा जाए तो मैक को मैं प्रेफर करूंगा कि आप M2 M3 में अगर जाते हैं, M4 में जाते हैं, तो जारी बात है कि वर्कस्टेशन उसको बीट बहुत मुश्किल है उसके लिए करना। अच्छा, एप्पल की कुछ हमने देखा है कि बहुत छोटे से एक छोटे मैक मिनी की तरह मैक मिनी है, वो मैक स्टूडियो को आप प्रेफर करते हैं? वो हाँ बिल्कुल अच्छी मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है वो। और कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? M4 अभी जो है वो हम क्योंकि प्राइमरीली लैपटॉप्स में डील करते हैं, तो सिस्टम्स हम नहीं बना रहे होते, लेकिन अगर लैपटॉप्स में जाएं तो M4 हमारी 520 के राउंड, अभी हम M4 Pro की बात कर रहा हूँ, 520 के राउंड हम चला रहे हैं उसको 1 TB के साथ। मैक में मिनिमम डिवाइस अगर किसी ने लेनी है लैपटॉप में, तो क्या होनी चाहिए वहाँ पे? सिल्वर कलर के भी कुछ हम उसमें भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप 2018 से नीचे वाले मॉडल में, 18 से नीचे एग्जैक्टली। यूजुअली ये होता है कि आप बदकिस्मती से चलें, आपके प्लेटफॉर्म से एक ये मैसेज भी देना चाहूंगा, बदकिस्मती से सिलसिला यह है कि पाकिस्तान में लोग यूज की मार्केट 99% यूज की मार्केट है। प्री ओन्ड की नया लैपटॉप जारी बात है 2-2.5 लाख से स्टार्ट होता है, लोगों का बजट नहीं होता। नहीं तो नया हम यूज जो लैपटॉप लोग लेते हैं वो सिर्फ इस वजह से लेते हैं कि यार नए का बजट नहीं है, लेकिन हम यूज में जाते हुए भी जब बिल्कुल लीज पे चले जाते हैं ना, कि हम चीज की वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करते, लोग ढूंढ रहे होते हैं 20-25 हज़ार वाला लैपटॉप, मिल जाता है, लोग बेच भी देते हैं, पता नहीं कैसे बेच देते हैं, हमें उनकी समझ नहीं आती। लेकिन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अब लैपटॉप की एवरेज वैल्यू मैक्सिमम बहुत अच्छा लैपटॉप 10 साल होगी, 10 साल के बाद वो खड़कना, उसकी हालत पूरी हो जाती है। आप देखें ये पाकिस्तान में ही चलता है इतनी पुरानी, अदरवाइज कॉर्पोरेट सेक्टर में आप पूरी दुनिया को आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, आपको आइडिया होगा, 2 साल के बाद वो वाइंड अप कर देते हैं, चीज़ें चेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ पर हम 12 साल पुराना मॉडल उठाते हैं सिर्फ सस्ता होने की वजह से, और उसको बैठ कर रगड़ रहे होते हैं, और हम देख रहे होते हैं हमारा इस पर वीडियो एडिटिंग हो जाए,
एक्स्ट्रा काम हो जाए। ऐसे भी उतने लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मैं जिस फॉर एग्जांपल एक लेमैन बन के कस्टमर बन के दुकान पे जाऊँ, मेरी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो मशीन देखते हैं कौन सी खूबसूरत है, फिर वो 70 से 75 हजार के रेंज में वो ऐसा लैपटॉप भी दिखाया जिसमें टच स्क्रीन भी होती है, हाँ जी, ठीक है ना, एचपी के डिफरेंट मॉडल पे, तो बंदा वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाता है। 70-75 में ऐसे। अगर उसको वो मिल रही है टच स्क्रीन तो उसके लिए वो खूबसूरत है, लेकिन शायद परफॉर्मेंस बेस पे वो ना हो, तो इसको कैसे बंदा check अच्छा मैं आपको इसमें सिंपल चीज बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोर और जनरेशन है। सही कोर को हम सिंपल कर लेते हैं कि मिनिमम कोर i5 में रहे, i5 ये तो निकल गई। i5 एंड टच स्क्रीन 75,000 में मिल रहा, ले ले। हाँ मिल जाए, जनरेशन मैटर करती है, मैं उसी को बताने लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनरेशन है। आपने टच तो आपको 20 हजार वाले लैपटॉप में मिल जाएगा, सही टच मैटर नहीं करता, फीचर्स मैटर नहीं करते, सेंसर हैं, ये है, आई गेस को फिंगरप्रिंट्स है। 5th जनरेशन से स्टार्ट हो रहा होता है। नहीं, बस उन पुराने में भी आते हैं, थर्ड फोर्थ जनरेशन में भी टच आता है, इवन के क्रोमबुक्स में भी आता है टच। सही सही क्रोमबुक्स 10-12 हजार की मिल जाती है, उसमें भी टच आ जाता है। सही 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 तो टच तो सिर्फ एक फीचर है ना, सही एक्चुअल चीज लैपटॉप की जो मशीन की चीज है वो तो उसका प्रोसेसर है, उसकी सही। जनरेशन है। तो जनरेशन मिनिमम आप 8 रखें, सही। उससे ऊपर आप जाने के बाद फिर कोई और फीचर देखो। मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर आपने काम के लिए लेना है तो निशको में पड़ेगा, सही टच में 360 में, बस ऐसे ही लोग देख लेते हैं कि यार ये चीजें भाई मोबाइल में और लैपटॉप में फर्क है, उसको फर्क को रखना चाहिए ध्यान में। सही है। अगर आपको ऐसा नहीं है कि आप रगिंग एनिमेशन करते हैं या की फ्रेम एनिमेशन करते हैं, सिवाय उस काम के टच का कोई काम नहीं है लैपटॉप में। सही। तो अगर इस तरह के काम है आपके तो लैपटॉप टच में देखें, अदरवाइज नॉन टच में। सारे पैसे जितने भी पैसे हैं वो जनरेशन के ऊपर लगाएं, सही। बाकी चीजों के ऊपर। अच्छा इसमें माइक्रोसॉफ्ट सरफेस आजकल मेरे ख्याल में जी। बड़ा अच्छी एक चल जी, रहा है, बिल्कुल। वो है। और उसके अलावा एप्पल का अगर उसी तरह का मॉडल देखें काले रंग के अंदर जो जी, जी। लेटेस्ट चल रहा है वो है। दोनों की प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क है। वो शायद सेकंड हैंड ले रहे हैं 4.5-5 लाख रुपए का जी, मिल रहा है, सरफेस आपको 1.5 से 2 के दरमियान मिल जाता मिल है। जाती है। तो क्या उसका मुकाबला भी वैसे ही है? परफॉर्मेंस का भी यही फर्क है जितना प्राइस का फर्क है। अच्छा इतना ही फर्क है। हाँ इतना ही फर्क है। सही क्योंकि 12 जनरेशन में सरफेस हमारे पास गई हुई है, 12 जनरेशन में सरफेस आपको मिल जाती है, और 11 जनरेशन 12 लेकिन खूबसूरत बहुत है वो। कितने तक खूबसूरत लैपटॉप है। आपको लगता है कि बजट है अगर बंदा शशके के लिए रखे? मैं तो ये कहूंगा कि सरफेस में जाने के बजाय आप एचपी में चले जाएं और या फिर मैक में चले जाएं। सही कंपैरेटिवली सरफेस अच्छी मशीन है, नो डाउट। सिर्फ ये है कि वो उसमें चीजें बिल्ट इन आती है, सही सरफेस में चीजें मैक में भी बिल्ट इन है, लेकिन मैक का प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि उसको रैम बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही आपका ओएस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी अपडेट्स ही आपका सारा काम कर देती है। सही। लेकिन विंडो के अंदर रहते हुए आपको रैम 16 जीबी तो रिक्वायर होती है। अगर आप सरफेस ले रहे हैं उसके अंदर 8 जीबी रैम है तो वो बढ़ा नहीं सकते आप, ऐसे ही है। वो बिल्ट इन है। आप 8 जीबी के साथ क्या कर लेंगे उसका? तो ये प्रॉब्लम आ जाते हैं उसमें। 1.5 लाख लगा के भी आप महदूद हो गए, आपकी कैपेसिटी महदूद है उसमें। सही। फिर मैं कोई आखिरी मैसेज स्टूडेंट को देना चाहते हैं? आखिरी मैसेज ये है कि कोशिश करें कि डिजिटल चीज़ों की तरफ आएँ, ई कॉमर्स की तरफ आएँ। आप माशाल्लाह से ई कॉमर्स के ऊपर जैसे काम कर रहे हैं, और उसके लिए लैपटॉप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो हम बैठे हुए हैं लोगों को असेस करने के लिए, लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हर तरह की सहूलत। लेकिन प्राइमरीली चीज़ ये है कि लैपटॉप है भले नहीं है, भले फ़ोन से स्टार्ट कर लें, लेकिन डिजिटल इंडस्ट्री की तरफ आना जरूरी बन चुका है। बहुत अच्छा मैसेज है जी फ़हीम भाई का। और मैं भी एक आखिरी बात इस तरह के इख्तिताम करूंगा। किसी ने मुझे बोला था कि आप एक बंदा ऐसा नहीं देखोगे जिसके पास लैपटॉप है, वो लैपटॉप पे काम करता है और वो बेरोजगार है। आप अपने खानदान में आज नजर घुमाएं और जो उसके ऊपर काम कर रहा है ना वो बेरोजगार नहीं है। तो अगर आप बेरोजगारी से बचना चाहते हैं तो आए, इस चीज़ों को सीखें, इन टेक्निकलिटीज़ पे आए। मास्टर फ़हीम जैसे लोग आपके पास हैं, इनकी मैंने बहुत बेतहाशा वीडियोस देख के बहुत सारा नॉलेज गैदर किया है। आप इन चीज़ों को सीखें और अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड के साथ और इन टेक्निकलिटीज़ के साथ अटैच करें ताकि आगे आने वाले टाइम में आप कम्पीट कर सकें। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। Okay, let's go.